हेलो एंड वेलकम टू यूपीएससी वाला। यूपीएससी वाला में आप सबका स्वागत है। मैं हूं आपका एजुकेटर शशांक शेखर रॉय और आज है 5 दिसंबर की तारीख। 5 दिसंबर को हम शुरू करने जा रहे हैं कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स के साथ आज का सेशन। एंड लेट्स स्टार्ट विद टुडे सेशन। आज बाबा जी के ज्ञान में कुछ बातें समझाने जा रहा हूं, आपकी जिंदगी से जुड़ी कुछ बातें हैं और अगर इन बातों पे आपने अमल कर लिया तो आपकी लाइफ क्या हो जाएगी, झिंगा लाला होने जा रही है। आपकी लाइफ झिंगा लाला होने जा रही है। लेट्स हैव अ लुक एट इट। हमारी जिंदगी में, रोजमर्रा की जिंदगी में हजारों लोग आते हैं और उन लोगों का हमारी जिंदगी में बहुत ही असर पड़ता है। कई बार वो नेगेटिव होता है और समटाइम्स पॉजिटिव होता है। तो आज मैंने कुछ टॉक्सिक लोगों के बारे में बताया है कि कुछ आपकी जिंदगी में होते हैं जो जहरीले लोग होते हैं, टॉक्सिक लोग होते हैं, जो आप नोविंगली और अननोविंगली आपको डैमेज करते हैं। जैसे कुछ लोग ऐसे होंगे जो आपकी एनर्जी को ड्रेन कर देंगे, हमेशा आपको परेशानी में डालेंगे, आपको हमेशा नीचा दिखाने की कोशिश करेंगे एंड वो कभी भी आपको खुश देखना नहीं चाहेंगे। तो ऐसे लोगों को अपनी जिंदगी से हटा दीजिए। दूसरे, उन लोगों से जरा सावधान रहने की जरूरत है जो आपकी झूठी तारीफें करते रहते हैं। राइट, ये आपको फेक कॉम्प्लीमेंट देंगे, आपको चने की झाड़ पे चढ़ाते रहेंगे, जो कि आपके लिए हानिकारक हो सकता है। तो ऐसे लोगों से दूरी बनाए रखें। द पेसिमिस्ट, ऐसे ये वो लोग होंगे जो कि बहुत ही नेगेटिव मेंटालिटी के होंगे। अगर इन्होंने कुछ नहीं किया है तो इनको ऐसा लगेगा कि आप भी कुछ नहीं कर सकते। हमेशा आपको नेगेटिव कमेंट्स या नेगेटिव फीडबैक देते रहेंगे, हमेशा नेगेटिव बातें करते रहेंगे और दूसरों को नेगेटिव करने के बाद इन्हें बहुत खुशी होती है। ये 3 इडियट्स के चतुर की तरह हैं। ये 3 इडियट्स के चतुर की तरह हैं। इनको भी अपनी जिंदगी से बाहर निकालिए। चौथे लोग हैं क्रिटिसाइजर, डजंट सपोर्ट यू इन योर डिसीजन। आपका हर डिसीजन ऐसे लोगों को गलत लगता है। पांचवा है द मैनिपुलेटर, ट्राइज टू कंट्रोल एवरीथिंग। ऐसा लगता है ये आपको भाईचारे की आड़ में, दोस्त होने की आड़ में हमेशा आपको मैनिपुलेट करने की कोशिश करेंगे और हमेशा आपके डिसीजन को या तो डीरेल करेंगे या फिर आपको ओवर पावर करने की कोशिश करेंगे। एंड देन द विक्टिम ब्लेम्स अदर फॉर देयर मिसफॉर्चून। ये वो लोग हैं जो हमेशा देश को, सोसाइटी को, कंट्री को, पुलिस वाले को या इन्वायरमेंट को, हर एक चीज को ब्लेम करते रहेंगे अपनी असफलता के लिए। तो ये वो लोग हैं जिनको अपनी जिंदगी से आपको निकालने की जरूरत है। मेक अ लिस्ट ऑफ टॉक्सिक पीपल इन योर लाइफ और इन्हें अपनी जिंदगी से बाहर निकालिए, क्योंकि आपका मिशन बहुत लंबा है और जब तक ये इमोशनल बैगेज खत्म नहीं होगा आप तरक्की नहीं कर पाएंगे। सो ये रहा आज का बाबा जी का ज्ञान। आगे चलते हैं। आज का जो टॉपिक हमने जो 5 मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक लिए हैं, 5 मोस्ट इंपॉर्टेंट जो हमने टॉपिक लिए हैं वो है सॉइल मैनेजमेंट से रिलेटेड। एक एडिटोरियल एनालिसिस आया हुआ है, सॉइल मैनेजमेंट से रिलेटेड। इसमें मैंने बहुत अच्छा इंटीग्रेशन किया हुआ है। आप जानते हैं कि मैं हमेशा इंटीग्रेटेड मेथड ऑफ प्रिपरेशन के बारे में बात करता हूं। दूसरा, ओपेक प्लस से रिलेटेड भी एक आर्टिकल आया हुआ है इंटरनेशनल रिलेशंस में। ज्योग्राफी में और करंट अफेयर्स से रिलेटेड एक है माउंट सेमेरू, वॉल्केनिक इरप्शन है, इसका हम लोकेशन देखेंगे। इसके अलावा हम पैसिफिक रिंग ऑफ फायर के बारे में पढ़ेंगे और माउना लोआ जो एक वॉल्केनिक इरप्शन है उसके बारे में भी पढ़ेंगे और मैपिंग करेंगे। नाउ टियांगोंग स्पेस स्टेशन, ये चाइना का स्पेस स्टेशन है एंड नाउ चाइना इज मूविंग। हमने सुना होगा, नेवी के बारे में सुना है, हमने आर्मी के बारे में सुना है, हमने एयरफोर्स के बारे में सुना है। नाउ चाइना इज गोइंग फॉर स्पेस वॉरफेयर। चाइना इज गोइंग फॉर स्पेस वॉरफेयर और हमें इसको समझने की जरूरत है। हम इसको ऐसे भी समझेंगे, क्या इंडिया रेडी है चाइना के स्पेस वॉरफेयर को फेस करने के लिए। अपार्ट फ्रॉम दैट, छठवां होगा सोशल हॉस्टिलिटीज इंडेक्स। चलिए आज शुरू करते हैं इन 6 टॉपिक्स को बहुत बड़े लेवल पे हम 360 डिग्री पर्सपेक्टिव से कवर करने जा रहे हैं ना। पहला टॉपिक है पुअर सॉइल मैनेजमेंट विल इरोड फूड सिक्योरिटी। टीम, पहले थोड़ा सा हम रिसर्च एंड डेवलपमेंट करते, R&D कर लेते हैं। पहले किसी भी आर्टिकल को पढ़ने से पहले उसको समझिए। सॉइल मैनेजमेंट, फूड सिक्योरिटी, बिल्कुल सही बात है। सॉइल मैनेजमेंट आपके फूड सिक्योरिटी से रिलेटेड है। अगर सॉइल मैनेजमेंट नहीं होगा, सॉइल कंजर्वेशन नहीं होगा तो फूड सिक्योरिटी विल बी कॉम्प्रोमाइज्ड। लेकिन हम हमेशा फूड सिक्योरिटी के बारे में बात करते हैं बट सॉइल मैनेजमेंट और सॉइल कंजर्वेशन के बारे में बात नहीं करते, और अगर करते भी हैं तो हम अलग अलग बात करते हैं। चलिए, आज मौका है वर्ल्ड सॉइल डे 2022 जो 5 दिसंबर को मनाया जाता है। इस बार का जो गाइडिंग थीम है वो है सॉइल वेयर फूड बिगिंस। ये इस बार का थीम है वर्ल्ड सॉइल डे 2022। इसका मतलब ये है कि
इसका पर्पस क्या है? टू रेज अवेयरनेस ऑन द इंपॉर्टेंस ऑफ मेंटेनिंग हेल्दी सॉइल इकोसिस्टम्स बाय एड्रेसिंग द ग्रोइंग चैलेंजेस इन सॉइल मैनेजमेंट। तो हम फूड सिक्योरिटी के बारे में समझते हैं, हम क्लाइमेट चेंज के बारे में बात करते हैं, बट हम कभी कभार ही सॉइल मैनेजमेंट के बारे में बात करते हैं। आज का ये आर्टिकल आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होने जा रहा है, लेकिन वर्ल्ड सॉइल के बारे में बात करने से पहले हम पहले इसका इंटीग्रेशन कर लेते हैं। ये आर्टिकल, ये जो इमेज हमने लिया है, ये है फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन से लिया है। ये आर्टिकल हमने लिया है फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन से, हमने ये आर्टिकल लिया है। ये उसका पेपर है, रिसर्च पेपर, सॉइल्स फॉर न्यूट्रिशन, सॉइल वेयर फूड बिगिंस, 5 दिसंबर का ये स्लोगन है। और हम जरा चलते हैं, फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन ऑफ द यूनाइटेड नेशन, क्या हम सॉइल को और सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स को इंटीग्रेट कर सकते हैं? टीम मुझे बताइएगा कमेंट सेक्शन में, टीम क्या हम सॉइल और सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स को एक साथ लेके चल सकते हैं? इसी बात को मैंने समझाने की कोशिश की है यहाँ पे। अगर आप चीज को इन पूरे इमेजेस को ध्यान से देखेंगे, सो प्रोविजन फॉर फूड, प्रोविजन फॉर फाइबर, प्रोविजन फॉर वुड, रॉ मटेरियल, सपोर्ट सोशल ह्यूमन, और बाकी चीज़ों के लिए हम सॉइल और सस्टेनेबिलिटी को हम साथ साथ लेके चलेंगे, क्योंकि हेल्दी सॉइल अगर नहीं होगा तो फूड सिक्योरिटी नहीं होगा और सस्टेनेबल नहीं होगा। कोई भी प्रैक्टिस हमारी एग्रीकल्चर से है, अगर वो सस्टेनेबल नहीं होगी तो फूड सिक्योरिटी भी कॉम्प्रोमाइज हो जाएगा। उसके अलावा सॉइल फंक्शन एंड इकोसिस्टम सर्विसेज, सॉइल के क्या क्या काम है, इसको मैंने सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स के अलग अलग गोल्स के साथ इंटीग्रेट कर दिया है। जैसे सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल नंबर 2 जीरो हंगर, गोल नंबर 15 लाइफ ऑन लैंड, गोल नंबर 3 गुड हेल्थ एंड वेलबींग, गोल नंबर 6 क्लीन वाटर एंड सैनिटेशन, एंड गोल नंबर 13 क्लाइमेट एक्शन। अब आप बोलेंगे सर गोल नंबर 1 क्यों नहीं किया, गोल नंबर 4 क्यों ऐड नहीं किया? बच्चे हम सब कुछ ऐड कर सकते हैं, लेकिन यहां मैंने सॉइल फंक्शंस को है पिन पॉइंट एक्यूरेसी के साथ सिर्फ उन्हीं आर्टिकल्स के साथ इंटीग्रेट किया है जो सबसे इंपॉर्टेंट हैं। वैसे तो देखा जाए तो 17 गोल्स सारे के सारे इंटीग्रेट हो सकते हैं, लेकिन मैंने सिर्फ उन्हीं गोल्स को इंपॉर्टेंस दिया है जो इसमें डायरेक्टली इंटरवीन करते हैं। जैसे अगर सॉइल कंजर्वेशन नहीं होगा तो फूड सिक्योरिटी कॉम्प्रोमाइज हो जाएगा, गुड हेल्थ और फूड सिक्योरिटी कॉम्प्रोमाइज हो जाएगा, लोग हंग्री होंगे तो हेल्थ एंड वेलबींग नहीं होगा। उसके अलावा सॉइल से ही हमें क्लीन वाटर एंड सैनिटेशन इसी से के नीचे से आता है। क्लाइमेट एक्शन जो है वो भी कॉम्प्रोमाइज हो जाएगा, और लाइफ ऑन लैंड तो कॉम्प्रोमाइज होगा ही होगा, क्योंकि धरती के ऊपर ही सब कुछ है। नाउ एक चीज को हम जोड़ते हैं, इंटीग्रेटेड रिसोर्स मैनेजमेंट नेक्सस पर्सपेक्टिव। हमें सिर्फ सॉइल के बारे में बात नहीं करना टीम, हमें सिर्फ सॉइल के बारे में बात नहीं करना, हमें वाटर के बारे में बात करना है, हमें वेस्ट डिस्पोजल के बारे में बात करना है, और हमें सॉइल के बारे में बात करें, क्योंकि हम जब सॉइल कंजर्वेशन की बात करते हैं तो हमें वाटर कंजर्वेशन और वेस्ट मैनेजमेंट के बारे में भी बात करना होगा। तो ये डायग्राम आप बना के देख लीजिएगा। वाटर, वेस्ट और सॉइल ये तीनों मिलके क्या है? ये बायोमास है, फूड, वुड, फॉडर, फाइबर एंड रॉ मटेरियल। इस डायग्राम को बना के प्रैक्टिस कर लीजिएगा। आगे मैं बताऊंगा कि इन सारे डायग्राम्स को इंटीग्रेट कैसे करना है। नाउ प्राइम मिनिस्टर, अगर आपको ये बोलूं कि सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स को अगर सही तरीके से इंप्लीमेंट करना है तो सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स के न्यूक्लियस में क्या होना चाहिए? पंचायत होने चाहिए। यानी पंचायत को हम हर एक डेवलपमेंट गोल के अगर न्यूक्लियस में रख के चलें तो हम सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स को हम प्रमोट कर सकते हैं। यानी कि हमें बॉटम अप अप्रोच, टॉप टू बॉटम अप्रोच के बजाय हमें बॉटम अप अप्रोच लेके चलना पड़ेगा, जहां हर एक प्लान के बॉटम में क्या होगा? यहां पंचायत से शुरू होगा। तो प्राइम मिनिस्टर मोदी ने कुछ इनिशिएटिव्स लिए हैं, पार्टनरिंग विलेजेस, पंचायती राज मिनिस्ट्री टू इन्वॉल्व पंचायत इन अ बिड टू अचीव यूनाइटेड नेशंस सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स। ये गुड टू नो इन्फॉर्मेशन है। आगे कुछ और भी इंटीग्रेट किया। यहां मैंने सॉइल कंजर्वेशन से रिलेटेड, यहां पे सॉइल कंजर्वेशन से रिलेटेड जितने भी हमारे या फिर सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल से रिलेटेड गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के जितने भी स्कीम्स हैं वो सब मैंने यहाँ पे ऐड कर दिया है। जैसे जवाहरलाल नेहरू सोलर मिशन, नेशनल मिशन ऑन सस्टेनेबल हैबिटेट, नेशनल मिशन ऑन सस्टेनेबल हिमालयन इकोसिस्टम, सस्टेनेबल मिशन, नेशनल मिशन ऑन इनहेंसिंग एनर्जी इफिशियंसी, नेशनल वाटर मिशन, नेशनल मिशन फॉर सस्टेनेबल एग्रीकल्चर, नेशनल मिशन ऑन स्ट्रेटेजिक नॉलेज फॉर क्लाइमेट चेंज एंड नेशनल मिशन फॉर ग्रीन इंडिया। तो उसके अलावा मैंने पूरे इंडिया की मैपिंग कर दी है लैटिट्यूड एंड लॉन्जिट्यूड के बेसिस पे, ताकि आप इंडिया के क्लाइमेटिक कंडीशंस के अलावा इंडिया के सॉइल फॉर्मेशन को भी समझ सकें। सॉइल्स, टाइप्स ऑफ सॉइल्स इन इंडिया, टाइप्स ऑफ सॉइल्स इन इंडिया, टाइप्स
ऑफ सॉइल्स इन इंडिया। तो एक बार देख लेंगे, ये हुआ आपका इंडो गैंजेटिक प्लेन। यहाँ की मिट्टी अलग तरीके की है, यहाँ की मिट्टी अलग तरीके की है, यहाँ की मिट्टी अलग तरीके की है। हमने क्या किया, यहाँ पे इंडो गैंजेटिक प्लेन है, यहाँ इंडस वाटर सिस्टम है, यहाँ पे ब्रह्मपुत्र है, यहाँ पे आपको गोदावरी है, कृष्णा है, ठीक है, पेन्नार है, कावेरी है। तो क्योंकि जब हम सॉइल के बारे में बात करेंगे तो सिंचाई के बारे में भी बात करना पड़ेगा। तो ये सारा मैंने इंफॉर्मेशन आपको दे दिया है, एनसीईआरटी से ये सारी क्लिपिंग ली गई है। अब एक बार और देख लेते हैं, इंडिया के जियो क्लाइमेटिक कंडीशंस को भी समझ लेते हैं। नॉर्थ वेस्टर्न माउंटेन रीजन है, ये देखिए यहाँ पे। इंडिया का सबसे बड़ा रोना ये है, एग्रो क्लाइमेटिक रीजन्स की बात करते हैं। इंडिया में जो एग्रीकल्चर है वहां के वो क्लाइमेटिक कंडीशंस के साथ इंटीग्रेटेड नहीं है। ठीक, मैं फिर से बोलता हूं, एग्रो क्लाइमेटिक रीजन्स इन इंडिया। इंडिया में जो एग्रीकल्चर प्रैक्टिस किया जाता है वो यहाँ के क्लाइमेटिक कंडीशंस के हिसाब से मैप नहीं किया हुआ है। जैसे हरियाणा और पंजाब में पानी की स्कार्सिटी है, लेकिन इसके बावजूद भी बासमती और काला नमक की खेती, बासमती की खेती बहुत बड़े लेवल पे होती है। विदर्भा रीजन में अगर आप देखेंगे तो वो वाटर स्कार्स रीजन है, लेकिन वहां पे कम से कम आपको 100 शुगर मिल्स देखने को मिल जाएंगे। इस क्लाइमेट चेंज के दौर में जरूरत इस बात की है कि हमें एग्रीकल्चर को क्लाइमेटिक कंडीशंस के हिसाब से मैप करने की जरूरत है। क्या है, एग्रीकल्चर को क्लाइमेटिक कंडीशंस के हिसाब से मैप करने की जरूरत है। जैसे अगर आप चाहें तो नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स को कंप्लीटली ऑर्गेनिक स्टेट्स में कन्वर्ट कर सकते हैं, बहुत इजी है, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। लेकिन उसके अलावा अगर आप सोचेंगे कि लद्दाख में जाके आप शुगर केन की खेती करने लगे तो ये बहुत डिफिकल्ट होगा, क्योंकि यहाँ का क्लाइमेटिक कंडीशंस शुगर प्लांटेशन के लिए सस्टेनेबल नहीं है। तो एग्रो क्लाइमेटिक रीजन, मैंने इसमें आपको वो सब कुछ बताया है जो इंटीग्रेटेड है। ये मेरा पीडीएफ आपको बहुत बड़े लेवल पे सपोर्ट करने वाला है, इसको जरा ध्यान से पढ़िएगा। अब आगे चलते हैं आज के आर्टिकल के बारे में। वर्ल्ड सॉइल डे 5 दिसंबर को मनाया जाता है। इसका आज इस बार का थीम है सॉइल वेयर फूड बिगिंस। इसका मतलब यह है, इसका पर्पस क्या है, टू रेज अवेयरनेस ऑन इंपॉर्टेंस ऑफ मेंटेनिंग हेल्दी सॉइल इकोसिस्टम बाय एड्रेसिंग ग्रोइंग चैलेंजेस इन सॉइल मैनेजमेंट। तो हम बात करने जा रहे हैं कि सॉइल मैनेजमेंट के चैलेंजेस क्या क्या हैं। देखते हैं, पहली बात हम बात करते हैं सॉइल डिग्रेडेशन, कि इंडिया में सॉइल डिग्रेड कैसे होता है। It is the decline in soil quality used by improper use for agriculture, pastoral, industrial और urban purposes. इंडिया में बहुत से कारण हैं सॉइल डिग्रेडेशन के, और इंडिया में नहीं वर्ल्ड में अगर देखा जाए तो हमारे पास कई कारण हैं सॉइल डिग्रेडेशन के। जैसे एग्रीकल्चर पर्पसेस में हम बात करें, पैस्टोरल की बात करें, इंडस्ट्रियल पर्पसेस के लिए हम जमीन को डाइवर्ट कर दे रहे हैं, अर्बन एरियाज या अनप्लान्ड अर्बनाइजेशन जिस तरीके से बढ़ता चला जा रहा है उससे भी सॉइल डिग्रेड हो रहा है, फ्लड से भी सॉइल डिग्रेड होता है, अनकंट्रोल्ड पेस्टिसाइड यूज की बात करें, अनकंट्रोल्ड फर्टिलाइजर की बात करें, अनकंट्रोल्ड जानवरों के घास चढ़ने से भी प्रॉब्लम्स क्रिएट होती हैं और सॉइल डिग्रेड होता है। इसमें कौन कौन सी चीजें, सॉइल डिग्रेडेशन में क्या आता है, फिजिकल यानी सॉइल इरोजन, केमिकल यानी सैलिनिटी और एल्केनिटी, जो पंजाब में बहुत जगह देखा जाता है क्योंकि वहां पे अनकंट्रोल्ड लेवल पे फर्टिलाइजर का यूज किया गया है, बायोलॉजिकल डिटीरियोरेशन, पॉल्यूशन एंड डिटीरियोरेशन ऑफ वेजिटल कवर। तो ये कुछ कारण है सॉइल डिग्रेडेशन के। सॉइल डिग्रेडेशन की जो 3 मेन रीजन है वो है डिफॉरेस्टेशन, ओवरग्रेजिंग एंड अनसाइंटिफिक फार्मिंग मेथड्स, जो आप नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट और बहुत से स्टेट्स में देखेंगे जो अनसाइंटिफिक फार्मिंग मेथड्स हैं जो फार्मिंग और बायोडाइवर्सिटी को इम्पैक्ट करते हैं। ओवर ग्रेजिंग, जब जानवर बहुत ज़्यादा घास चढ़ लेते हैं, फील्ड पूरा खाली हो जाता है, तो मिट्टी को जो पकड़ने की कैपेसिटी होती है, मिट्टी को जो और बांध के रखने की जो कैपेसिटी होती है इन खरपतवार में, घासों में, वो लूज हो जाता है। तो ओवर ग्रेजिंग भी एक बहुत बड़ा कारण है सॉइल डिग्रेडेशन का। और डिफॉरेस्टेशन तो है ही, आपको मैं बोलूंगा सर्वे ऑफ फॉरेस्ट इन इंडिया, सर्वे ऑफ फॉरेस्ट इन इंडिया को 2019 से ये रिपोर्ट जो है आप उठा के देख लेंगे, अभी तक का आपको बहुत सा टॉपिक क्लियर हो जाएगा। सॉइल डिग्रेडेशन का इंपैक्ट क्या है, बैरन लैंड्स, न्यूट्रिएंट लॉस, फूड सिक्योरिटी एंड क्लाइमेट चेंज। सॉइल डिग्रेडेशन अगर देखा जाए तो क्लाइमेट चेंज सॉइल डिग्रेडेशन को प्रमोट करता है, और सॉइल डिग्रेडेशन होता है क्लाइमेट चेंज के चलते। जमीन बंजर हो जाती है, न्यूट्रिएंट लॉस, न्यूट्रिशन का स्कार्सिटी आ जाता है, फूड सिक्योरिटी कॉम्प्रोमाइज होता है, और क्लाइमेट चेंज तो है उसका इंपैक्ट आपको देखने को मिल ही रहा है। अगर देखें इंडिया ने, अब बात यह आती है कि अगर इतना सॉइल डिग्रेडेशन हो रहा है तो इंडिया में क्या क्या कदम उठाए गए हैं, तो इन सारे स्कीम्स को याद रख लीजिएगा। प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना, सॉइल हेल्थ कार्ड, प्राइम मिनिस्टर मोदी जी के आने के बाद से इसको स्टार्ट किया गया। यूनाइटेड नेशन कन्वेंशन टू कॉम्बैट डेजर्टिफिकेशन, उसके अलावा हमने फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन के साथ, फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन ने इंडियन काउंसिल ऑफ एग्रीकल्चर रिसर्च के साथ पार्टनरशिप किया है।
उसके अलावा हमारे पास नेशनल रेनफेड एरिया अथॉरिटी है एंड मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर एंड फार्मर्स वेलफेयर है, जो लगातार काम कर रहा है सॉइल कंजर्वेशन के लिए, सॉइल मैनेजमेंट के लिए। उसके अलावा नेशनल मिशन ऑन ग्रीन इंडिया। तो ये कुछ कदम हमने उठाए हैं सॉइल कंजर्वेशन से रिलेटेड। अब हम आगे चलते हैं, कुछ और भी चीज़ें हैं, हमें क्या क्या चीज़ों को मतलब कंट्रोल करना है सॉइल मैनेजमेंट के लिए। पहली बात यह है चेक ओवर ग्रेजिंग। दूसरा, क्रॉप रोटेशन की ज़रूरत है। मैंने आपको बोला कि हमारे यहाँ जो एग्रीकल्चर है वो क्लाइमेटिक कंडीशन के हिसाब से जो है उसको इंटीग्रेट नहीं किया गया है। मैं आपको ये इमेज फिर से दिखाता हूँ जिसमें मैंने बताया कि हमारे एग्लो क्लाइमेटिक रीजन्स की बात करें तो यहाँ पे हमने पूरे के पूरे कंट्री को 15 एग्रो क्लाइमेटिक कंडीशंस में बांट दिया है। बट अनफॉर्चुनेटली इसमें से किसी भी स्टेट में, किसी भी एरिया में क्लाइमेटिक कंडीशंस के अकॉर्डिंग क्रॉप नहीं किया जाता। यहाँ पे पंजाब और हरियाणा में बहुत स्कार्सिटी है, पंजाब हरियाणा में बहुत स्कार्सिटी है आपके पानी की, ठीक है, लेकिन उसके बावजूद भी जो है क्या करते हैं, वहाँ पे गन्ने बोए जाते हैं, वहाँ पे बासमती राइस कल्टीवेट किया जाता है, जो कि बहुत ही वाटर इंटेंसिव क्रॉप्स हैं, जिसके चलते वहाँ पे वाटर का लेवल डिप्लीट होता चला जा रहा है। तो यही चीज़ हमने बोला यहाँ पे कि हमें करना क्या है कि हमें पहली बात तो ये क्रॉप रोटेशन के साथ साथ एग्रो क्लाइमेटिक कंडीशंस का ध्यान रखना है। नो टिल फार्मिंग और सैलिनिटी मैनेजमेंट प्रैक्टिसेस, अनकंट्रोल्ड यूज जो हमने फर्टिलाइजर का कर रखा है उसको कंट्रोल में करने की जरूरत है और इसके लिए सरकार ने ऑलरेडी कदम उठाए हैं। सो ये रहा आपका सॉइल मैनेजमेंट से रिलेटेड ये एडिटोरियल। इसका हमने क्रिस्प समरी आपको दिया है। उसके अलावा ये सारा आपको इंटीग्रेशन बताया है, इसको धीरे धीरे प्रैक्टिस कीजिएगा, सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स के साथ जोड़िएगा। आप चाहे तो उसको पंचायत के साथ इंटीग्रेट कर सकते हैं, लक्ष्मीकांत की बुक को इसमें इंटीग्रेट कर दीजिए, क्योंकि ये बहुत ही इंपॉर्टेंट, ये इकोलॉजी और इन्वायरमेंट का हिस्सा है। हर एक मैप को जरा ध्यान से देखिएगा। आप रिवर सिस्टम्स के बारे में अच्छे से पढ़ लीजिएगा। आपको मेनली अगर देखा जाए तो नॉर्थ इंडिया में इंडस, गैंजेस एंड ब्रह्मपुत्रा के बारे में पढ़ना पड़ेगा, और यहाँ पे आपको नर्मदा रिवर के बारे में, यहाँ पे गोदावरी, कृष्णा, कावेरी के बारे में पढ़ना पड़ेगा, और यहाँ पे आपके कुछ और रिवर्स हैं जो यहाँ पे इस एरिया में आपको वेस्ट बंगाल, छत्तीसगढ़, ओडिशा में दिखाई देंगे। तो एक बार पढ़ना है आपको। ये सारा आर्टिकल आज का एडिटोरियल कवर हो गया। मुझे कमेंट सेक्शन में बताइएगा कि इतना कॉम्प्रिहेंसिव सेशन आपको कैसा लगा। अब चलते हैं, हमारा दूसरा आर्टिकल है ओपेक प्लस टू कंटिन्यू प्रेजेंट आउटपुट डिस्पाइट फ्रेश सैंक्शन ऑन रशिया। ओपेक प्लस डिसाइडेड, ओपेक प्लस कंट्री क्या है इसके बारे में बात करेंगे। आर्टिकल का समरी ये कहता है ओपेक प्लस कंट्रीज ने डिसाइड किया है कि वो प्रेजेंट क्रूड ऑयल को कंटिन्यू रखेंगे। प्रेजेंट क्रूड ऑयल का जो आउटपुट है, यानी जो ऑयल अभी तक प्रोड्यूस हो रहा है उसके ऊपर वो कंटिन्यू रखा जाएगा। Despite fresh sanction on Russia and continue with production cut of 2 million barrels per day until the end of 2023। रशिया यूक्रेन वॉर के बाद से रशिया के ऊपर फिर से न्यू सैंक्शन इंपोज होने वाले हैं यूरोपियन यूनियन और यूएस की तरफ से, लेकिन इसके बावजूद भी ओपेक प्लस कंट्रीज ने डिसाइड किया है कि वो अपना जो प्रेजेंट लेवल पे पर डे का जो ऑयल प्रोड्यूस कर रहे हैं वो कंटिन्यू रखेंगे until the end of 2023। अब ओपेक के बारे में देख लेते हैं। ऑर्गेनाइजेशन ऑफ द पेट्रोलियम एक्सपोर्टिंग कंट्रीज की बात कर लीजिए तो उसमें आपको टोटल देख लीजिए कंट्रीज। यहाँ पे आपको इक्वेडर है, यहाँ पे वेनेजुएला है, उसके बाद से इराक, लीबिया, अल्जीरिया, इक्वेडर, नाइजीरिया, गैबॉन, अंगोला, ईरान, कुवैत, कतार, यूनाइटेड अरब एमिरेट्स एंड सऊदी अरेबिया। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13। तो ये ओपेक कंट्रीज में आपको 13 कंट्रीज दिखाई दे रही हैं। ओपेक में, मैंने ओपेक प्लस के बारे में बात नहीं किया है। ओपेक कंट्रीज में 13 कंट्रीज आपको दिखाई दे रही हैं। उसके अलावा एक और आपको डायमेंशन समझने की जरूरत है कि ये न्यूज आर्टिकल आया क्यों। ये न्यूज आर्टिकल इसलिए आया इन द बैकड्रॉप ऑफ रशिया यूक्रेन वॉर। अगर देखा जाए तो यूरोप इज हाईली डिपेंडेंट ऑन रशियन गैस, और यूरोप जो है वो हाईली डिपेंडेंट है रशियन गैस में। जैसे देखें यूरोपियन यूनियन 30% यूरोपियन यूनियन की कंट्रीज जो है वो रशियन गैस पे डिपेंडेंट है। जर्मनी 40% डिपेंडेंट है, इटली 20% है और फ्रांस 18% है। यानी सोच के देखिए कि यूरोप की इतनी कंट्रीज 30% कंट्रीज जो हैं रशियन फ्यूल पे डिपेंडेंट हैं। इस कंडीशन में अगर देखा जाए तो बहुत बड़ा क्वेश्चन है कि क्या कहीं ऐसा तो नहीं कि रशिया जो है इस अपॉर्चुनिटीज को एक्सप्लॉइट करने वाला है। ठीक है, इसी कॉन्टेक्स्ट में हमने ये ओपेक वाला न्यूज आया हुआ है। एक बार यहाँ पे देख लीजिएगा कि कौन कौन सी यूरोपियन कंट्रीज जो हैं जो डिपेंडेंट है रशिया पे, इसके लिए, अपने ऑयल्स के लिए, और वॉर के कंडीशन में क्या इंपैक्ट होने वाला है इन कंट्रीज के ऊपर। नाउ इससे रिलेटेड मैंने एक और भी बातें बताई थी, एक और इंपॉर्टेंट कीवर्ड बताया था, एनर्जी ट्रिलेमा।
एनर्जी सिक्योरिटी, एनर्जी इक्विटी एंड इन्वायरमेंटल सस्टेनेबिलिटी। मैंने अपने जियो पॉलिटिकल इश्यूज में ये आर्टिकल कवर किया था। अगर देखा जाए तो एनर्जी क्राइसिस, हम अभी तक एनर्जी सिक्योरिटी के बारे में बात कर रहे थे, बट यूरोप में एक एनर्जी पॉवर्टी नाम का एक वर्ड आजकल बहुत सर्कुलर में आया हुआ है, एनर्जी पॉवर्टी। एनर्जी पॉवर्टी का मतलब क्या है कि जब इतनी ढेर सारी कंट्रीज ये रशिया पे डिपेंडेंट होंगी अपने ऑयल के लिए, और अचानक से अगर इनको ऑयल सप्लाई रुक जाए तो क्या होगा। सप्लाई अगर रुकेगा तो वहां पे एनर्जी क्राइसिस हो जाएगा। जो एनर्जी क्राइसिस अगर जल्दी से हैंडल नहीं किया गया तो वो एनर्जी पॉवर्टी में कन्वर्ट हो जाएगा। सो आजकल यूरोपियन यूनियन के कॉन्टेक्स्ट में एक कीवर्ड जो रेज हो रहा है वो है एनर्जी पॉवर्टी। एनर्जी पॉवर्टी का मतलब क्या है? एनर्जी सिक्योरिटी, एनर्जी इक्विटी एंड एनवायरमेंटल सस्टेनेबिलिटी। COP27 के बाद से ये टॉपिक इंपॉर्टेंट होने जा रहा है। हमें एनर्जी सिक्योरिटी तो चाहिए ही चाहिए, एनर्जी इक्विटी भी चाहिए, मींस यानी एनर्जी की इक्विटेबल डिस्ट्रीब्यूशन भी चाहिए। यानी कि अगर एनर्जी सिक्योरिटी है तो उसके अलावा हमें यह भी इंश्योर करना पड़ेगा कि समाज के हर तबके के लोगों को वो एनर्जी का एक्सेस हो रहा है, यानी एनर्जी अफोर्डेबल है। उसके अलावा वो एनर्जी हम कैसे जनरेट कर रहे हैं, इज दैट जनरेटेड थ्रू कोल फायर्ड पावर प्लांट्स। कैसे वो एनर्जी जनरेट हो रहा है, क्योंकि अगर वो कोल फायर्ड पावर प्लांट से वो एनर्जी जनरेट हो रही है देन वो सस्टेनेबल नहीं है, इन्वायरमेंटल सस्टेनेबिलिटी को वो कॉम्प्रोमाइज कर देगा। तो टीम ये एनर्जी ट्रिलेमा को आप जरा कवर कर लीजिएगा। आगे चलते हैं ओपेक के बारे में। ऑर्गेनाइजेशन ऑफ द पेट्रोलियम एक्सपोर्टिंग कंट्रीज एक परमानेंट इंटरगवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन है। बगदाद कॉन्फ्रेंस के दौरान 1960 में क्रिएट किया गया था बाय ईरान, इराक, कुवैत, सऊदी अरेबिया और वेनेजुएला। इन कंट्रीज को अगर देखा जाए, इन कंट्रीज में बाद में पहले तो ईरान, इराक, कुवैत, सऊदी अरेबिया और वेनेजुएला ने ज्वाइन किया, इसके बाद से बाकी कंट्रीज ने भी इसको ज्वाइन किया और इसका नंबर हो गया टोटल 13। नाउ करंटली ऑर्गेनाइजेशन में 13 मेंबर ओनली हैं, कंट्रीज हैं। इक्वेडर, इंडोनेशिया, कतार एंड गैबोन को सस्पेंड कर दिया गया। ओनली आफ्टर इक्वेडर, इंडोनेशिया, कतार और गैबोन सस्पेंडेड इट। इसका हेडक्वार्टर जो है वियना, ऑस्ट्रेलिया में है। अगर देखा जाए तो ओपेक प्लस 14 मेंबर कंट्रोल करते हैं 35% ग्लोबल ऑयल सप्लाई को। उसके अलावा यह भी माना जाता है कि इन कंट्रीज के पास 82% प्रूवन ऑयल रिजर्व्स हैं जिनको एक्सप्लोर किया जा रहा है। एस्टिमेशन है 82% ऑफ प्रूवन ऑयल रिजर्व हैं। सो ओपेक्स 14 मेंबर जो है मिलके 35% ग्लोबल ऑयल सप्लाई को कंट्रोल करते हैं। आगे चलते इसका ऑब्जेक्टिव क्या है? ऑब्जेक्टिव यह है कोऑर्डिनेट एंड यूनिफाई पेट्रोलियम पॉलिसीज अमंग मेंबर कंट्रीज, इंश्योरिंग फेयर एंड स्टेबल प्राइसेस, ताकि कोई भी युद्ध का फायदा उठा के कहीं ऐसा ना हो कि मार्केट के जो है वो अनफेयर प्रैक्टिसेस को यूज करें। मेंटेन इफिशिएंट इकोनॉमिक और रेगुलर सप्लाई ऑफ पेट्रोलियम टू कंज्यूमिंग नेशंस। उसके अलावा फेयर रिटर्न ऑन कैपिटल टू दोज इन्वेस्टिंग इन द इंडस्ट्री। सो एक तरह से अगर देखा जाए ओपेक का ऑब्जेक्टिव क्या है? ओपेक का ऑब्जेक्टिव ये है कि जितनी भी ऑयल प्रोड्यूसिंग कंट्रीज हैं उनको यूनिफाई करना है और कोऑर्डिनेट करना है, इंश्योर करना है कि फेयर और स्टेबल प्राइसेस रहें पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स के। उसके अलावा इफिशिएंट इकोनॉमिक और रेगुलर सप्लाई बनी रहे इन केस ऑफ वॉर, in case of aggression or any other reason, जो कि वर्ल्ड में मार्केट फ्यूल के प्राइसेस को फ्लक्चुएट कर सके। एंड फेयर रिटर्न ऑन कैपिटल टू दोज इन्वेस्टिंग इन द इंडस्ट्री। ओपेक प्लस के बाद बात करते हैं नॉन ओपेक कंट्रीज विच एक्सपोर्ट क्रूड ऑयल आर टर्म्ड एज ओपेक प्लस कंट्रीज। ठीक है, नॉन ओपेक कंट्रीज जो कि एक्सपोर्ट करती हैं क्रूड ऑयल को, इनको ओपेक प्लस कंट्रीज कहा जाता है। यानी ओपेक कंट्रीज जो 13 कंट्रीज हैं उन सब के बाद जो नॉन ओपेक कंट्रीज हैं जो क्रूड ऑयल को एक्सपोर्ट करती हैं उनको ओपेक प्लस कंट्री कहते हैं। ओपेक प्लस कंट्रीज में कौन कौन से आते हैं? अजरबैजान, बहरीन, ब्रुनेई, कजाकिस्तान, मलेशिया, मेक्सिको, ओमान, रशिया, साउथ सूडान एंड सूडान। ओपेक प्लस मेंबर्स की अगर हम बात बोलें, यहां पे हमने क्या बताया? हमने ओपेक कंट्रीज के बारे में बताया। यहां पे ओपेक प्लस कंट्रीज की बात बोलें तो ओपेक प्लस कंट्रीज 55% ग्लोबल ऑयल सप्लाई को हैंडल करते हैं और 90% प्रूवन रिजर्व्स हैं इनके पास। तो आपको ओपेक का डेफिनेशन यहां पे दिया है। और ओपेक प्लस का मतलब क्या है? नॉन ओपेक कंट्रीज जो क्रूड ऑयल को एक्सपोर्ट करती हैं, जो ओपेक का हिस्सा नहीं है, उनको हम क्या कहते हैं? ओपेक प्लस कंट्रीज कहा जाता है। टीम क्लियर है? ओपेक प्लस कंट्रीज। उसके अलावा आप एनर्जी ट्रिलेमा, एनर्जी पॉवर्टी, रशियन डिपेंडेंस, यूरोपियन कंट्रीज डिपेंडेंस ऑन रशियन ऑयल के बारे में पढ़ेंगे। ऑर्गेनाइजेशन ऑफ द पेट्रोलियम एक्सपोर्टिंग कंट्रीज को देख लेंगे। ये आपका प्रीलिम्स का क्वेश्चन हो सकता है।
आपसे प्रीलिम्स में इससे रिलेटेड क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं। सो काइंडली हैव अ लुक एट इट। अब चलते हैं थर्ड आर्टिकल जो आ रहा है, इंडोनेशियाज माउंट सेमेरू वोल्केनो इरप्ट्स ट्रिगरिंग टॉप अलर्ट स्टेटस। ये प्रीलिम्स के पर्सपेक्टिव से इंपॉर्टेंट हो सकता है, और अगर आपको याद हो तो आपको याद है ये कहां पे है, इंडोनेशिया में अभी कौन सा समिट हुआ था, इंडोनेशिया में अभी कौन सा समिट हुआ था, और इंडोनेशिया में उस समिट के तुरंत ही कुछ दिनों बाद एक बहुत ही भयानक सा अर्थक्वेक आया था। थैंक गॉड कि हमारे पास अर्थक्वेक से पहले ही जितने भी डिग्नेटरीज थे अलग अलग कंट्रीज के, वो वहां से निकल चुके थे। तो न्यूज ये है, इंडोनेशियाज माउंट सेमेरू वोल्केनो इरप्ट्स ट्रिगरिंग टॉप अलर्ट स्टेटस। इंडोनेशियाज माउंट सेमेरू वोल्केनो इरप्ट्स ट्रिगरिंग टॉप अलर्ट स्टेटस। एक बार जरा हम माउंट सेमेरू को देख लेते हैं। मैपिंग हमेशा करना है आपको, तो एक बार जरा देख लीजिएगा, इंडोनेशिया जकार्ता, ठीक है, एक बार देख लीजिएगा। और उसके बाद से हम कहाँ जाएंगे, कहाँ समिट हुआ था, बाली इंडोनेशिया में हुआ था, G20 का समिट हुआ था 2022। अब इंडिया इसकी मेजबानी करने जा रहा है। यहाँ पे स्ट्रेट ऑफ मलाक्का से आप अंदर आएंगे और यहाँ पे देखेंगे ये रहा आपका एपिसेंटर माउंट सेमेरू, ठीक है। 4 दिसंबर से यहाँ पे इरप्शन शुरू हो चुका है। इंपॉर्टेंट क्या है, इंपॉर्टेंट इसका लोकेशन है। टीम एक बार जरा ध्यान से देखिएगा, यहाँ पे हम आते हैं आपके ट्रॉपिक इक्वेटर पे आते हैं, ठीक है, इक्वेटर से आते हैं। ये इंडोनेशिया को बीचों बीच से काटता है। ये हुआ स्ट्रेट ऑफ मलाक्का, ये हुआ स्ट्रेट ऑफ मलाक्का, यहाँ से आएंगे, ये देखिए ये हुआ इंडोनेशिया, आपको मैंने मैप पे दिखाया, और ये रहा इंडोनेशिया की कैपिटल जकार्ता। जकार्ता को अगर देखेंगे तो पिछले कुछ दिनों से जकार्ता लगातार न्यूज पे है, क्योंकि जकार्ता इज अ सिंकिंग कैपिटल। सिंक मतलब होता है डूबना। चूंकि जकार्ता पैसिफिक रिंग ऑफ फायर पे लोकेटेड है, जो बहुत ही अनस्टेबल रीजन है, जिसके चलते पूरा का पूरा जकार्ता है वो धीरे धीरे नीचे में बैठ रहा है, और समुद्र का पानी जकार्ता की गलियों में और वहां के रहने वालों के घरों में लगातार घुसता चला जा रहा है। इसीलिए इंडोनेशिया जकार्ता को शिफ्ट किया जा रहा है, और इंडोनेशिया के ही कालीमटान प्रोविंस में इसको शिफ्ट किया जा रहा है। यानी जकार्ता से के कैपिटल को हम हटा के हम कालीमटान इज अनदर आइलैंड विद इन इंडोनेशिया। कालीमटान आइलैंड में हम लोगों को इंडोनेशिया की कैपिटल को शिफ्ट कर रहे हैं। इसके चलते भी ये चर्चा में बना हुआ था 2021 में। आगे देखते हैं, ये बहुत ही वल्नरेबल एरिया है, क्योंकि अगर हम देखें तो ये हमारा पूरा का पूरा इंडोनेशिया जो है वो लोकेटेड है किस पे, पैसिफिक रिंग ऑफ फायर पे लोकेटेड है। ये वर्ल्ड का मोस्ट अनस्टेबल रीजन है, जहां वॉल्केनिक इरप्शन आपको हमेशा देखने को मिलेंगे, जहां पे प्लेट टेक्टोनिक्स की थ्योरी आती है। प्लेट टेक्टोनिक्स यानी कि पूरा वर्ल्ड जो है वो अलग अलग प्लेट्स पे लोकेटेड है, और ये प्लेट्स एक दूसरे से कोलाइड करते रहते हैं। जैसे यूरेशियन प्लेट है, फिलीपींस प्लेट है, इंडियन ऑस्ट्रेलियन प्लेट है, पैसिफिक प्लेट है, कोकोस प्लेट है, और नाज़का प्लेट है। सो आइडिया ये है कि इस माउंटेन का लोकेशन जानने से पहले ये बात जानना जरूरी है कि इंडोनेशिया क्यों है, वाई ओनली इंडोनेशिया, इंडोनेशिया के अलावा और कोई कंट्री क्यों नहीं। अभी कुछ दिनों पहले आपको याद होगा कि अर्थक्वेक हुआ था, ठीक है। तो ये देखिए एक छोटा सा आर्टिकल मैंने बीबीसी का लिया है, जकार्ता इज सिंकिंग। इस तरीके से इंडोनेशिया में इस तरीके से वॉल बनाया गया है ताकि समुद्र का पानी अंदर ना आए, लेकिन समुद्र को कोई रोक पाया है क्या, आज तक तो नहीं रोक पाया, आगे भी नहीं रोक पाएगा। सो दिस कैपिटल इज सिंकिंग। आगे और चल लेते हैं, ये आप देख लीजिए, यहाँ पे जावा ट्रेंच है, ये आपका ठीक है, ये पूरे के पूरे ट्रेंचेस हैं। मैरियाना ट्रेंच है, डीपेस्ट प्लेस ऑन अर्थ, ये हुआ आपका फिलिपिनो प्लेट हुआ, और ये हुआ आपका सेमेरू। ये देखिए ये आपका सेमेरू यहाँ पे लोकेटेड है, ये पैसिफिक रिंग ऑफ फायर पे एग्जैक्टली लोकेटेड है, और ये सारे ट्रेंचेस हैं। ये जापान ट्रेंच है, कुरील ट्रेंच है, एलियूटिन आइलैंड है। इस पूरे के पैसिफिक रिंग ऑफ फायर के कॉन्सेप्ट को बहुत अच्छे से पढ़ना है, क्योंकि ये आपके ज्योग्राफी में भी आएगा सीधा सीधा। उसके अलावा ये इको और इन्वायरमेंट का भी हिस्सा हो सकता है, इको और एनवायरनमेंट में भी इससे जुड़े डेरिवेटिव क्वेश्चंस आ सकते हैं। सो बहुत अच्छे से पढ़ना है। इसके अलावा हवाई होनोलुलु, हवाई में माउना लोआ क्या है, माउना लोआ, ठीक है, ये भी एक वॉल्केनो है जो इरप्ट हुआ है, और इस बार बहुत ही भयानक तरीके से इरप्शन हो रहा है माउना लोआ में, और ये हवाई आइलैंड का हिस्सा है, और ये पैसिफिक आइलैंड के बीचों बीच आता है। टीम एक बार देख लीजिएगा, यहाँ मैंने माउना लोआ दिया है, ये अभी 40 साल बाद से फिर से इरप्ट होना शुरू हुआ है, और इस बार बहुत तेजी से इसका जो लावा है, जो मैग्मा है, वो स्प्रेड हो रहा है और शहर को अपने चपेट में ले रहा है। सो माउना लोआ,
उसके अलावा आपको इंडोनेशिया का कैपिटल G20 का मेजबानी देखना है, स्टेट ऑफ मलक्का को देखना है, वाई इंडोनेशिया सिंकिंग देखना है, अभी कुछ दिनों पहले जो अर्थक्वेक हुए थे उन सबको समझना है, बिकॉज दीज कंट्रीज दीज एरियाज आर अनस्टेबल बिकॉज दे आर लोकेटेड ऑन पैसिफिक रिंग ऑफ फायर। एक बार देख लेते हैं, माउंट सेमेरू की बात करें तो उसको ग्रेट माउंटेन के नाम से भी जाना जाता है। हाईएस्ट वॉल्केनो है जावा इंडोनेशिया में और वन ऑफ द मोस्ट एक्टिव है, बहुत ही एक्टिव है। अभी एक साल पहले ही इरप्ट हुआ था जिसमें 50 लोग की मौत हो गई थी और पूरे शहर में मड और ऐश का अंबार लग चुका था। इसके अलावा अगर देखा जाए तो ये क्यों इतना अनस्टेबल है, क्योंकि ये इंडो ऑस्ट्रेलियन प्लेट बिलो सुंडा प्लेट जो कि यूरेशियन प्लेट का हिस्सा है उसके ठीक उसके ऊपर लोकेटेड है, जो इसको बहुत ही अनस्टेबल बनाता है। ठीक है, पैसिफिक रिंग ऑफ फायर का हिस्सा है, जो कि टेक्टोनिक प्लेट्स हैं जो आपस में कोलाइड करते हैं, फ्रीक्वेंट वॉल्केनिक एक्टिविटीज होती हैं और अर्थक्वेक भी होता है, जो आपने G20 समिट के तुरंत बाद देखा था। अदर वॉल्केनोज जो देखा जाए, अगर यहाँ पे देखा तो माउंट मिरापी है और माउंट सिनाबोंग है। अभी कुछ दिनों पहले सिनाबोंग भी चर्चा में आया था, 2-3 साल पहले, 2 साल पहले। और मौना लोआ को भी आप लोकेशन में देख लीजिएगा। पैसिफिक रिंग ऑफ फायर के बारे में थोड़ा बता देते हैं, इसको सर्कम पैसिफिक बेल्ट के नाम से भी जाना जाता है। ये घोड़े की नाल की तरह दिखता है, इस तरीके का, इसके लिए इसको हॉर्स शू शेप कहते हैं। ठीक है, ये घोड़े की नाल भी इस तरीके की होती है, अगर आपने कभी घोड़ा देखा होगा तो। ठीक है, घोड़ा जरूर देखा होगा आपने। पैसिफिक रिंग ऑफ फायर को सर्कम पैसिफिक बेल्ट के नाम से भी जाना जाता है। इसमें एक्टिव वॉल्केनोज हैं, फ्रीक्वेंट अर्थक्वेक्स होते रहते हैं। अप्रोक्सीमेटली 40,000 किलोमीटर का एरिया कवर करता है और बहुत से टेक्टोनिक प्लेट्स यहाँ पे एक दूसरे से कोलाइड करते हैं, जैसे पैसिफिक जुआन डी फूका, कोकोस, इंडो ऑस्ट्रेलियन, नास्का, नॉर्थ अमेरिकन एंड फिलिपिनो प्लेट्स। उसके अलावा कुछ और डेटा है, 75% अर्थ के जितने भी वॉल्केनो हैं जो कि 450 से ज्यादा हैं वो इस एरिया में लोकेटेड हैं। अर्थ का जितना भी 90% अर्थक्वेक है इन सारे एरियाज में देखने को मिलता है। अब अपार्ट फ्रॉम दैट अबंडेंस ऑफ वॉल्केनोज हैं, अर्थक्वेक हैं अलोंग द रिंग ऑफ फायर, जो कि और इस पूरे एरिया में सबसे ज़्यादा इंस्टेबिलिटी है वॉल्केनिक इरप्शन के थ्रू, अर्थक्वेक के थ्रू। जापान को अगर आप देखेंगे, जापान में अभी सुनामी आपने देखा होगा, जिस सुनामी के चलते फुकुशिमा डाइची रिएक्टर डेवस्टेट हो चुका था और बहुत बड़ा प्रॉब्लम खड़ा हुआ था जापान में। दैट हैपेंड बिकॉज जापान इज ऑल्सो लोकेटेड ऑन पैसिफिक रिंग ऑफ फायर। अब आपको समझ में आ रहा होगा कि चीज़ों को रटने की ज़रूरत नहीं है, चीज़ों को समझने की ज़रूरत है। नाउ वी आर गोइंग फॉर द नेक्स्ट आर्टिकल, टियांगोंग स्पेस स्टेशन। 3 Chinese astronauts return to Earth after 6-month long mission। अगर देखा जाए तो जो एवरेज बच्चा है वो इस इंफॉर्मेशन को रट लेगा। एवरेज बच्चा 98% की बात अगर करूं, मैंने हमेशा से बोला है कि मुझे अपने स्टूडेंट्स को 1% के लिए ट्रेन करना है। अगर 12 से 14 लाख बच्चे यूपीएससी में अपीयर होते हैं, उसमें से सिलेक्शन कितने का होता है? लगभग 780 से लेकर 780-84 तक का। तो अगर आपको 1% का हिस्सा बनना है तो प्लीज मेरे क्लास में आइए, उसमें से भी 0.5% लोगों का सिलेक्शन होना है। सो आप सबसे पहले मेरे क्लास में आप मुझे समझने की कोशिश करें कि मैं क्या समझाना चाह रहा हूं। मैं ये समझाना चाह रहा हूं कि नॉलेज पे ध्यान नहीं देना है। ठीक है, नॉलेज सबके पास है, आपको इसके एप्लीकेशन पे ध्यान देना है, इसको आपको एप्लीकेशन पे ध्यान देना है। नाउ लुक एट दिस आर्टिकल, 3 Chinese astronauts return to Earth after 6-month long mission। चाइनीज एस्ट्रोनॉट्स 6 महीने बाद से इंडिया पे वापस लौटे हैं आफ्टर टियांगोंग स्टेशन के एस्टैब्लिशमेंट के बाद से। टियांगोंग स्टेशन क्या है? ये स्पेस स्टेशन है चाइना का, लेकिन आपको सतर्क होने की जरूरत है क्योंकि ये इंफॉर्मेशन कुछ ज्यादा है। ये इंफॉर्मेशन अच्छी तरीके से समझिए। इंडिया चाइना की बात करें या वर्ल्ड में सुपर पावर सुप्रीमेसी की अगर हम बात बोले तो चाइना हैज ऑलरेडी डोमिनेटेड एयरफोर्स, नेवी एंड आर्मी। अपार्ट फ्रॉम दैट चाइना वर्ल्ड में बड़े लेवल पे इकोनॉमिकली इंटीग्रेटेड है और वर्ल्ड के मैन्युफैक्चरिंग एरिया को डोमिनेट करता है। यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका को कंप्लीटली चैलेंज करता है, इसकी ऑटोनॉमी को, इसकी हेजेमनी को, वर्ल्ड के सुपर पावर को कंप्लीटली डोमिनेट करता है, चैलेंज करता है। नाउ क्या ऐसा है कि चाइना इज नाउ गोइंग टू डोमिनेट द स्पेस वॉरफेयर? China has already dominated almost every area of the economy। क्या चाइना अब स्पेस को डोमिनेट करने जा रहा है? क्या चाइना अपने वॉरफेयर की स्ट्रैटेजी में स्पेस वॉरफेयर की तैयारी कर रहा है? और अगर ऐसा है तो ये इंडिया के लिए और पूरे वर्ल्ड के लिए इट्स नॉट अ गुड आइडिया। सो लेट्स हैव अ लुक एट इट। एक बार जरा हम देख लेते हैं। ये चाइनीज स्पेस स्टेशन है,
फुली असेंबल होने के बाद से। ये शेंजू है जहाँ कैप्सूल लाइफ बोट है, उसके अलावा साइंस लैब है यहाँ पे, उसके अलावा साइंस लैब यहाँ पे है, ये पूरा मॉड्यूल है। चाइना का स्पेस एक्सप्लोरेशन का जरा हम प्लान देखते हैं एक बार। तो ये हुआ 2022, ये टियांगोंग स्पेस स्टेशन फिनिश हो चुका है। 2025 तक का टारगेट है नियर अर्थ एस्टेरॉयड सैंपल्स को कलेक्ट करना है। 2030 तक लूनर मार्स सैंपल रिटर्न मिशंस। 2030 सेंड अनमैन्ड प्रोब टू जुपिटर। 2030 में ही लैंड एस्ट्रोनॉट्स ऑन द मून। 2035 डेवलप रीयूजेबल करियर रॉकेट्स। 2040 build nuclear power space shuttle. 2045 become a leading space power. So इन सारी चीजों को देखते हुए अगर हम नेशनल सिक्योरिटी के पर्सपेक्टिव से देखें, so it's not a good sign. It's not at all a good sign, and it may challenge not only United States of America, but it may be a headache for India as well. Because अगर इसको देखें तो ऐसा लगता है कि चाइना पूरे तरीके से तैयार है स्पेस को डोमिनेट करने के लिए। नाउ टियांगोंग स्पेस स्टेशन, जिसका मतलब यह है हेवनली प्लेस, ये एक सीरीज है 3 चाइनीज स्पेस स्टेशन का जो लो अर्थ ऑर्बिट में बनाए गए हैं। ये इंडिया चाइना का मैन्ड स्पेस प्रोग्राम है और कंट्री का पहला लॉन्ग टर्म स्पेस स्टेशन है। नाउ इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन ऑलरेडी है जो डोमिनेटेड है यूएस एंड रशिया के बाद से। नाउ चाइना ने क्यों बनाया अपना पर्सनल स्पेस स्टेशन? चाइना ने पहले भी अपने टेम्पररी ट्रायल स्पेस स्टेशन बनाए थे, टियांगोंग 1 और टियांगोंग 2। इसके पास स्टेशन में ओन पावर है, प्रोपल्शन है, लाइफ सपोर्ट सिस्टम है और लिविंग क्वार्टर्स ऑलरेडी बनाए गए हैं। बट टियांगोंग जो है एक कंप्लीटली फुल फ्लेजेड जो है वो स्पेस स्टेशन है चाइना का। उसके अलावा इसमें और भी रिफ्यूलिंग पावर टू चाइनाज न्यू स्पेस टेलीस्कोप जुनटियान भी है। चाइना इज द ओनली थर्ड कंट्री इन द हिस्ट्री जिसने अपना एस्ट्रोनॉट स्पेस में भेजा है, उसके अलावा अपना स्पेस स्टेशन बनाया है सोवियत यूनियन और यूएस के बाद से। चाइना को ये लगता है सॉरी चाइना को ऐसा लगता है कि टियांगोंग जो है वो इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन को रिप्लेस कर देगा आने वाले दिनों में, क्योंकि इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन डीकमीशन हो जाएगा 2031 में। एंड चाइना इज होपिंग कि टियांगोंग जो है इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन की जगह ले लेगा और ये चाइना के लिए बहुत बड़ी खुशखबरी है, क्योंकि ये चाइना को इनडोमिटेबल स्पिरिट देगा। चाइनीज एस्ट्रोनॉट्स को अगर देखा जाए तो अभी ये इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन से बिल्कुल एक्सक्लूडेड है, क्योंकि यूएस लॉ के अकॉर्डिंग जो है नासा के साथ इनमें किसी भी तरीके का डेटा हम चाइनीज के साथ यूएस किसी भी तरीके का डेटा नासा का और इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन का कोई भी डेटा चाइना के साथ शेयर नहीं करता है। अकॉर्डिंग टू लॉ इट इज बैंड। इस तरीके से जब चाइनीज एस्ट्रोनॉट्स को बैन कर दिया गया अंडर यूएस लॉ, तो चाइना ने अपना खुद का स्पेस स्टेशन खड़ा किया। नाउ एक और आर्टिकल आ रहा है, व्हाई हैज द रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया इंट्रोड्यूस एन ई रूपी। ई रूपी क्यों इंडिया रिजर्व बैंक ने क्यों ई रूपी इंट्रोड्यूस किया है और ई रूपी क्रिप्टो करेंसी से अलग कैसे है, ये समझने की जरूरत है। तो एक बार जरा हम डिफरेंसेस देख लेते हैं। डिफरेंसेस बिटवीन क्रिप्टो करेंसी एंड डिजिटल करेंसी। डिजिटल करेंसी इज द इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म ऑफ फिएट मनी दैट कैन बी यूज्ड इन कॉन्टैक्टलेस ट्रांजैक्शन। उसके अलावा डिजिटल करेंसी का एक रेगुलेटर होता है जो कि सेंट्रल बैंक होता है उस कंट्री का, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, जबकि क्रिप्टो करेंसीज में कोई डिसेंट्रलाइज होता है और अनरेगुलेटेड होता है, इसके बारे में कुछ नहीं पता होता, इसीलिए ये खतरा है। क्रिप्टो करेंसीज इज अ स्टोर ऑफ वैल्यू दैट इज सिक्योर्ड बाय इंक्रिप्शन। ठीक है, सिक्योर्ड बाय इंक्रिप्शन। स्टेबिलिटी की अगर बात बोले तो डिजिटल करेंसी रेट्स आर स्टेबल, क्योंकि ये करेंसीज जो है ग्लोबली एक्सेप्टेड हैं और ये रेगुलेट की जाती हैं रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया या सेंट्रल बैंक द्वारा। क्रिप्टो करेंसी रेट्स की अगर बात बोलें तो अभी आपने देखा होगा क्रिप्टो करेंसीज का एक बस्ट हुआ था, डिक्लाइन हुआ था, बहुत बड़े लॉसेस हुए थे। क्रिप्टो करेंसी रेट्स वॉलेटाइल हैं और डिजिटल कॉइन्स आर नॉट वाइडली एक्सेप्टेड येट, तो ये प्रॉब्लम है क्रिप्टो करेंसीज के साथ। जबकि डिजिटल करेंसीज के जो रेट्स हैं वो स्टेबल हैं, क्योंकि वो प्रॉपरली रेगुलेटेड हैं, जो कि क्रिप्टो करेंसी में नहीं है। नाउ ट्रांजैक्शन की अगर हम बात बोलें तो डिजिटल करेंसी से जो भी आप ट्रांजैक्शन करेंगे ये सिर्फ सेंडर, रिसीवर और बैंक को पता होगा, जबकि क्रिप्टो करेंसीज में जो ट्रांजैक्शन है, ठीक है, ये डिसेंट्रलाइज्ड लेजर के द्वारा, यानी क्रिप्टो करेंसी जो है अनोनिमिटी पे चलता है, हर कोई इसके ट्रांजैक्शन को नहीं जानता। आपको ये भी पता नहीं होगा दैट हु इज द ओनर ऑफ दिस क्रिप्टो करेंसी। इंक्रिप्शन एंड ब्लॉकचेन यूज की बात बोलें, डिजिटल करेंसीज जो है उनको स्ट्रॉन्ग पासवर्ड की जरूरत होती है ताकि वो डिजिटल वॉलेट्स, बैंकिंग एप्स और क्रेडिट डेबिट कार्ड्स डिटेल्स को प्रोटेक्ट कर सके, जबकि क्रिप्टो करेंसी जो है ऑलरेडी सिक्योर्ड होती हैं, क्योंकि इंक्रिप्शन के द्वारा उनको बनाया जाता है। तो ये बेसिक सा मैंने आइडिया, रेडी रिकॉर्डेड डेटा दिया है आपको डिजिटल करेंसीज और क्रिप्टो करेंसीज के बीच के डिफरेंस को समझने के लिए। ठीक, उसके अलावा अब हम चलते हैं
ई रूपी के बारे में हम बात कर लेते हैं। अबाउट द डिजिटल रूपी। डिजिटल रूपी और द ई रूपी इज अ सेंट्रल बैंक डिजिटल करेंसी इश्यूड बाय रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। ये फिजिकल कैश की तरह है, ठीक है, जिसको आप अपने दैट यू होल्ड इन योर वॉलेट, एक्सेप्ट ई रूपी इज हेल्ड इलेक्ट्रॉनिकली इन अ डिजिटल वॉलेट ओवरसीन बाय रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। यानी ये फिजिकल कैश की तरह ही है, लेकिन ये इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में आपके डिजिटल वॉलेट में स्टोर होता है, जिसको रेगुलेट करता है रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। इसको इट विल बी ऑफर्ड बाय अ सेलेक्ट ग्रुप ऑफ पब्लिक एंड प्राइवेट बैंक्स इन अ फ्यू मेजर सिटीज इनिशियली, और इसको पर्सन टू पर्सन एंड पर्सन टू मर्चेंट ट्रांजैक्शन के लिए भी यूज किया जाएगा। ये ई रूपी के बारे में है। ये इसको लीगल टेंडर बाय आरबीआई इसको रिकॉग्नाइज किया गया है, यानी कि कोई आपको ये नहीं कह सकता कि हम तुम्हारा डिजिटल करेंसी यूज नहीं करेंगे और हम इस ट्रांजैक्शन को अप्रूव नहीं करेंगे क्योंकि हम इसको नहीं जानते। नो, इट्स अ लीगल टेंडर, इट इज बैक्ड बाय रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, इसको अप्रूवल मिला हुआ है। अगर बैंक डिपॉजिट की बात बोलें तो बैंक डिपॉजिट में आपको इंटरेस्ट मिलता है जब आप अपने अमाउंट को डिपॉजिट करते हैं बैंक में, लेकिन डिजिटल रुपीज में जो है उसमें कोई इंटरेस्ट नहीं मिलता है। और यहाँ पे एक छोटा सा प्रॉब्लम है, अगर आपको डिजिटल अपने बैंक डिपॉजिट में इंटरेस्ट मिलता है और अगर वो इंटरेस्ट ज़्यादा है तो आप अपने पैसे को बैंक में ही डिपॉजिट करके रखेंगे। लेकिन अगर कोई बहुत ज़्यादा अगर आपको इंटरेस्ट नहीं मिल रहा है और उससे आपको कोई फर्क भी नहीं पड़ता है, तो आप अपने पैसे को बैंक में डिपॉजिट करने के बजाय उसको डिजिटल रुपीज में कन्वर्ट कराना पसंद करेंगे, क्योंकि बेनिफिट जो है इंटरेस्ट है बहुत थोड़ा सा है। ये एक प्रॉब्लम है। प्रॉब्लम ये है कि कहीं ऐसा तो नहीं कि मेजॉरिटी ऑफ द लोग ऑफ द पीपल जिन्होंने अपना पैसा डिजिटली जो है वो बैंक में डिपॉजिट कराया है, कहीं ऐसा तो नहीं कि वो पूरा का पूरा जो बैंक डिपॉजिट है उसको वो डिजिटल करेंसी में कन्वर्ट करा लेंगे। और अगर ऐसा होगा तो बैंक में शॉर्टेज हो जाएगा डिपॉजिट का, क्योंकि बैंक जो है डिपॉजिट के बेसिस पे ही लोन प्रोवाइड करता है लोगों को। ठीक है, तो ये एक चैलेंज है। नाउ डिजिटल रुपी की जरूरत क्यों है? ताकि हम रुपी को ज्यादा अट्रैक्टिव बना सकें, ताकि डिजिटल रुपी इजियर है और मोर इकोनॉमिकल है प्रोड्यूस करने में। ट्रांजैक्शन डिजिटल रुपीज में जब कैरिड किए जाते हैं तो मोर इजिली ट्रेसेबल बाय अथॉरिटीज। तो अगर देखा जाए तो डिजिटल इंडिया की हम जब बात करते हैं तो एक सबसे अच्छी बात क्या है कि जब आप डिजिटल ट्रांजैक्शन करते हैं तो आपको इजिली ट्रेसेबल होता है ये ट्रांजैक्शन। नाउ use of cryptocurrencies by investor as an alternative to fiat currency could threaten the sovereignty। हमने डिजिटल करेंसीज को क्यों प्रेफर किया है? क्योंकि डिजिटल करेंसीज को हम इजीली ट्रेस कर सकते हैं, उसको रेगुलेट कर सकते हैं, हम उसको कंट्रोल कर सकते हैं, लेकिन क्रिप्टो करेंसीज को कंट्रोल नहीं कर सकते। अभी कुछ दिनों पहले हमारे पास बहुत करंट अफेयर्स का हिस्सा हुआ करता था कि इज इंडिया गोइंग टू लीगलाइज क्रिप्टो करेंसी। क्रिप्टो करेंसी को लीगलाइज करने का सबसे बड़ा चैलेंज ये है कि कहीं ऐसा तो नहीं कि ये हमारे फाइनेंशियल सिस्टम्स को पूरी तरीके से लड़खड़ा दे, क्योंकि ये अनोनिमस है। कहीं ऐसा तो नहीं कि ये हमारे फाइनेंशियल सिस्टम और कंट्री की सोवरेंटी को चैलेंज कर दे। इसीलिए सेंट्रल बैंक ने इंस्टेड ऑफ allowing cryptocurrencies in Indian economy, we decided to go for digital currencies। कुछ रिस्क भी हैं। रिस्क ये है कि अगर इंटरेस्ट रेट बहुत कम है और कहीं ऐसा हुआ कि बैंक के सारे कस्टमर्स ने डिपॉजिट्स को डिजिटल करेंसीज में कन्वर्ट करा दिया, तो इससे सबसे बड़ा प्रॉब्लम क्या होगा कि बैंक्स के पास कैपेसिटी नहीं होगा लोन्स देने के लिए, क्योंकि डिपॉजिट जब नहीं है तो लोन्स कहां से देंगे। ये एक बहुत बड़ा प्रॉब्लम होगा इकोनॉमिक ग्रोथ के लिए, क्योंकि इकोनॉमिक एक्टिविटीज के लिए क्या है, सबसे बड़ी बात क्या है कि आपको लोन की जरूरत है। कॉलिंग डिजिटल करेंसीज एज एन ऑल्टरनेटिव टू प्राइवेट क्रिप्टो करेंसीज में बी ओवरब्लोन। ठीक, डिजिटल करेंसीज को अगर हम बोले कि ये प्राइवेट क्रिप्टो करेंसीज हैं तो ये बिल्कुल भी सही नहीं होगा। ठीक है, बिल्कुल भी सही नहीं होगा। क्रिप्टो करेंसीज और डिजिटल करेंसीज में डिफरेंस है। ठीक है, अगर क्रिप्टो करेंसीज की बात बोले तो दे आर बेटर स्टोर ऑफ वैल्यूज, मोर स्टेबल परचेजिंग पावर देन फिएट करेंसीज। तो ये बेसिक सा डिफरेंस है डिजिटल करेंसीज और क्रिप्टो करेंसीज में। देखें तो क्रिप्टो करेंसीज का असेट वैल्यू उसका स्टोर वैल्यू ज़्यादा है, लोग इसमें इन्वेस्ट करना चाहते हैं। उसके अलावा इसकी बड़ी डिमांड है भी, हालांकि क्रिप्टो करेंसी को बहुत तेजी से गिरावट आई है, इसके चलते अनसर्टेनिटी है क्रिप्टो मार्केट में। सो डिजिटल करेंसीज को ये कहना कि प्राइवेट क्रिप्टो करेंसीज हैं ये जस्टिफाइड नहीं होगा। नाउ सोशल हॉस्टिलिटीज इंडेक्स नेक्स्ट आर्टिकल है। In report how COVID-19 restrictions affected religious groups around the world in 2020, ये Pew Research Center ने इंडिया का एक रिपोर्ट दिया जिसमें इंडिया को पहला रैंक दिया गया है सोशल हॉस्टिलिटीज इंडेक्स में। ये खुश होने की बात नहीं है कि इंडिया को पहला रैंक दिया गया है। इंडिया इज
यूनिटी इन डाइवर्सिटी। इंडिया इज अ मेल्टिंग पॉट ऑफ सिविलाइजेशन, बट इंडिया की जो डाइवर्सिटी है वो एक अपॉर्चुनिटी है, एक आशीर्वाद है, एक वरदान है और एक अभिशाप भी है, क्योंकि जब एक कंट्री में बहुत ज्यादा डाइवर्सिटी होती है तो कॉन्फ्लिक्ट होने के बहुत से चांसेस होते हैं। सोशल टेंशन, सिविल कॉन्फ्रंटेशन, सोशल कॉन्फ्लिक्ट एंड सिविल वॉर। ये डायग्राम मैंने आपको दिया, आप बना के प्रैक्टिस कीजिएगा, एथिक्स में आप इसको यूज कर सकते हैं। तो नाउ यहाँ पे मैंने अलग अलग भाषाएं हैं, अलग अलग बोलचाल है, यहाँ तक कि एथिक्स, इंटेग्रिटी एंड एप्टीट्यूड में भी आप इसको यूज कर सकते हैं, क्योंकि बहुत से ऐसे मौके आएंगे जहां पे आप सोशल कॉन्फ्लिक्ट को डील करने का मौका आपको मिलेगा और आपके एप्टीट्यूड को टेस्ट किया जाएगा, इवैल्यूएट किया जाएगा। नाउ 11 out of 198 countries have been clubbed together is very high on social hostilities index, जिसको यूएस बेस्ड प्यू रिसोर्स सेंटर ने ये पब्लिश किया है। उसके अलावा 74 कंट्रीज में अगर देखा जाए तो ये वो कंट्रीज का कुछ डेटा मैंने लिया है प्यू रिसोर्स सेंटर से, जो दिखाते हैं कि कितना रिलीजियस सोशल कॉन्फ्लिक्ट है यहाँ पे। न्यूज पे आ जाते हैं। ये रिपोर्ट यूएस थिंक टैंक प्यू रिसर्च ने स्टैब्लिश किया है। इसमें इट मेजर्स द एक्ट्स ऑफ रिलीजियस हॉस्टिलिटी बाय प्राइवेट इंडिविजुअल्स, ऑर्गेनाइजेशन और ग्रुप्स इन सोसाइटी। और अगर देखा जाए तो जितना हायर रैंक होगा उतनी ही ज्यादा हॉस्टिलिटी भी होगी। इंडेक्स में रिलीजन रिलेटेड आर्म कॉन्फ्लिक्ट को जगह दिया गया है टेररिज्म, मॉब, सेक्टेरियन वायलेंस, हरासमेंट ओवर अटायर ऑफ रिलीजन यानी हिजाब बैन जैसा कुछ, एंड अदर फॉर्म्स ऑफ रिलीजन रिलेटेड इंटिमिडेशन है। एसएचआई में 13 इंडिकेटर हैं जो सोशल हॉस्टिलिटीज यानी सोशल कॉन्फ्लिक्ट को हाईलाइट करते हैं। ये गवर्नमेंट, उसके अलावा एक और भी चीज है गवर्नमेंट रिस्ट्रिक्शन इंडेक्स, इसको भी प्यू रिसर्च सेंटर ने अपलोड किया है। इस इंडेक्स के थ्रू हम देखते हैं कौन कौन सी कानून है, पॉलिसीज हैं और स्टेट एक्शंस हैं जो रिलीजियस बिलीफ और प्रैक्टिसेस को हिंडर करते हैं, कंट्रोल करते हैं। इसमें 20 मेजर्स होते हैं जिसमें गवर्नमेंट के एफर्ट्स को देखा जाता है, पर्टिकुलरली फेथ से रिलेटेड, प्रोहिबिट कन्वर्जन, लिमिट प्रीचिंग और गिव प्रेफरेंशियल ट्रीटमेंट टू वन और मोर रिलीजियस ग्रुप्स। यानी सोशल हॉस्टिलिटीज इंडेक्स में, स्पेशली गवर्नमेंट रिस्ट्रिक्शन इंडेक्स में, हम देखते हैं कि गवर्नमेंट किस किस तरीके से, गवर्नमेंट के लॉज, पॉलिसीज और स्टेट एक्शन किस तरीके से रिलीजियस बिलीव्स और प्रैक्टिसेस को चैलेंज करते हैं। इस रिपोर्ट में कोविड-19 पैंडेमिक का समरी दिया गया है। 9.4 आउट ऑफ मैक्सिमम पॉसिबल स्कोर ऑफ 10 इंडिया का सोशल हॉस्टिलिटी इंडेक्स में जो है वो पाकिस्तान और अफगानिस्तान से भी नीचे है। उसके अलावा 2019 की बात करें तो 2019 में तो कंडीशन फिर भी ठीक थी। India's 34th rank was enough to categorize it among countries with high levels of such government restrictions। लेकिन इस बार देखा जाए तो 2020 में इंडिया जो है वो टॉप रैंक में है, पाकिस्तान और अफगानिस्तान से भी पीछे है सोशल हॉस्टिलिटीज में। तो आज के सेशन के लिए बस इतना ही, हम आपको कल मिलेंगे फिर से। थैंक यू सो मच, गॉड ब्लेस यू ऑल एंड हैव अ गुड डे। कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा आज का सेशन कैसा रहा। थैंक यू सो मच, जय हिंद।